वो औरत घर आ गई है। उसका शौहर भी उसके साथ है। वो तीनों बाइक सवारों के बताए गए ठिकाने पर पहुंचकर खबर देने लगे। कोई और भी है इन दोनों के साथ? उनमें से एक ने सोचते हुए दरियाफ्त किया। नहीं जी, कोई और तो नहीं है। दोनों तनहा ही घर पर। इन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर उनमें से एक ने जवाब दिया, और मोहल्ले वालों की क्या खबर है? इसी बंदे के साथी ने अगला सवाल दागा। मोहल्ले में तो सन्नाटा है। गर्मियों के दिन में भला कौन निकलेगा दोपहर में घर से बाहर? सारे मोहल्ले वाले अपने घर में बंद पड़े हैं जी। इन लोगों ने तो मुकम्मल तफसील फराहम की। तो तुम लोग बाहर क्यों निकले हुए हो कमों की तरह? बाइक सवार ने एक दूसरे को हंसते हुए देखा और तीनों को छेड़ा। वो तो जी हम लोग आपके हुक्म पर इन दोनों मियाँ बीवी पर नजरें जमाए हुए थे। अब उसका काम के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। उनमें से एक ने बत्तीसी दिखाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब बस एक आखिरी बार तुम लोगों को निगरानी करनी होगी। बाइक सवारों ने एक दूसरे को मैनी खेज नजरों से देखते हुए कहा। ठीक है जी, वो कब करनी है? इन तीनों ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। वो तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल वापस अपने मोहल्ले में जाओ और हमारे आने का इंतजार करो। वो तीनों इस नई हदायत के मिलने के बाद भी सर खुजाते हुए खड़े रहे। अब क्या हुआ? खड़े क्यों हो अब तक यहाँ? बाइक सवार ने खुरदरे लहजे में सवाल किया। इतनी शदीद गर्मी में सारा दिन इन दोनों को चौकीदारी करते रहे। खबर भी बड़ी पक्की दी है, मगर इनाम तो कुछ मिला नहीं। वो तीनों मायूसी से बोले। अच्छा, फिक्र ना करो, आज काम हो जाएगा, फिर यकमुश्त पैसे मिलेंगे। बाइक सवार के यकीन दिलाने पर वो तीनों वापस चले गए। तो अब क्या करना होगा? इन दोनों के जाने के कुछ देर बाद उनमें से एक ने दूसरे से पूछा। इंतजार किस बात का? खबर भी पक्की मिल गई है। वो दोनों घर पर भी हैं। तो बस चाय पीकर चलते हैं काम तमाम करने। दूसरे साथी ने मुस्कुराकर दाएं आंख दबाते हुए जवाब दिया। चल फिर चाय पीते हैं। वो दोनों करीब ही मौजूद चाय के खोखे की जानिब भरने लगे। ये कपड़े इस बैग में डालो और ये कागजात बहुत संभाल कर रखना, किसी खास जगह बहुत अहम है ये। महमूद बेग ने अपने कपड़ों के साथ साथ कुछ कागजात भी सज्जल की जानिब बढ़ाते हुए कहा। वो तो ठीक है, मगर ये कागजात हैं कैसे? सज्जल ने अचंभे से इन कागजात को देखते हुए दरियाफ्त किया। मुल्तान में मैंने एक घर खरीदा था, ये उसी के कागजात हैं। हम वहीं जाकर रहेंगे। महमूद बेग ने उसे मुत्तमीन करते हुए कहा। वाकई मुल्तान में तुमने घर खरीदा हुआ है? सज्जल खुशी से चहकी। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, एक दो जगह और भी हैं जहां मैंने घर खरीदा हुआ है। महमूद बेग ने सारी उम्र सिर्फ दुश्मनी ही नहीं निभाई, अपने लिए भी बहुत कुछ बना रखा है। वो मुस्कुराते हुए बोला। सच्ची महमूद बेग, तुम्हारे ये बात सुनकर तो इत्मीनान उतर गया दिल में, वरना तुमने जब से शहर छोड़ने का बताया था तब से मेरे दिल में होल उठ रहे थे कि न जाने अब किस शहर में मारे मारे फिरेंगे हम दोनों। सज्जल अपनी फिक्र बताते हुए जल्दी जल्दी बैग में सामान भरते हुए बोली। फिक्र तो मुझे भी बहुत लगी हुई है सज्जल, बल्कि सच कहूँ तो फिक्र नहीं, हजार खदशात हैं मुझे सता रहे हैं। महमूद बेग बिस्तर पर थके हुए अंदाज से बैठते हुए बोला। कैसी फिक्र? अब तो सारे मसले हल हो गए, फिर क्यों फिक्रमंद हो तुम? सज्जल हैरानी से उसे देखते हुए उसके साथ बिस्तर पर बैठते हुए पूछने लगी। सज्जल, तुम्हें लगता है कि सारे मसले हल हो गए, मगर दर हकीकत ऐसा है नहीं। मेरी छठी हिस्स मुझे मुसलसल इशारा कर रही है कि कुछ होने को है, कुछ बुरा होने को है। महमूद बेग ने खला में किसी गैर मरी नुक्ते को घूरते हुए खोए खोए से लहजे में कहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? महमूद बेग, खुदा ना करे कि कुछ बुरा हो। ला हौला वला कुव्वता पढ़ो। सज्जल का दिल बुरी तरह होल उठा। हर मुसीबत लाहौल पड़ने से भाग नहीं जाती सज्जल, खास कर वो मुसीबत जो अपनी पैदा करता हो। महमूद बेग अजीब कैफियत में मुब्तला था। सज्जल उसे नासमझी से देखते हुए कहने लगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो महमूद बेग? खुलकर कहो, पहेलियां ना बुझाओ। तुम्हें लगता है कि सज्जल कि मुसीबत हमारे सर से टल गई है? यावर बख्त ने तुम्हें तलाक दे दी और किस्सा खत्म? महमूद बेग ने यकदम उसकी जानिब गर्दन मोड़कर चारहाना अंदाज में सवालात की बौछार काट डाली। सज्जल बौखला उठी। हाँ, तो किस्सा खत्म ही हुआ ना। जब बच्चा ही नहीं रहा तो यावर बख्त को हमसे ताल्लुक रख कर क्या हासिल? यावर बख्त की नजर में बच्चा नहीं रहा, मगर नफरत, गुस्सा, इंतकाम का ताल्लुक अभी भी उसके और हमारे दरमियान मौजूद है। महमूद बेग ने जताते हुए लहजे में कहा। सज्जल उसकी बात सुनकर लर्ज उठी।
یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو محمود بیگ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سجل، تم نے شاید اس پل یاور بخت کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ شدید غصہ تھا ان آنکھوں میں، اضطراب تھا، ملال تھا، پچھتاوا تھا، اور سب سے بھر کر انتقام کی آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ محمود بیگ شدید خدشات میں مبتلا تھا، اس کے لہجے سے خوف ہی خوف جھلک رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم محمود؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے طلاق کیوں دیتا؟ صاف سی بات ہے کہ وہ ہم دونوں کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ سجل اس کی باتوں پر پوری طرح جھنجھلا اٹھی۔ تمہیں طلاق دے کر اس نے تم سے تعلق ختم کر لیا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ ہمیں بھی نہ ختم کر ڈالے۔ محمود بیگ نے اپنے بدترین خدشات کا بلا آخر اظہار کر ہی ڈالا۔ اللہ نہ کرے محمود بیگ، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ سجل بری طرح دہل اٹھی۔ اگر یاور کو ایسا کرنا ہوتا تو وہ مجھے طلاق ہی کیوں دیتا؟ صاف سی بات ہے کہ وہ اب خود ہماری شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ وہ اس وقت ایک تھکا ہارا انسان ہے جس نے قسمت سے بہت بڑی مار کھائی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سجل چڑھتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ میں جانتا ہوں ایسے ہی ہے، مگر محمود بیگ خود اپنی کیفیت سے جھنجھلا اٹھا تھا، اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا یاور بخت؟ سجل نے بے اختیار پوچھا۔ میری چھٹی حس گواہی دے رہی ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ محمود بیگ نے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کچلتے ہوئے سجل کو دیکھ کر کہا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تم نے دراصل یاور بخت کو اپنے ذہن و دماغ پر کچھ زیادہ ہی حاوی کر لیا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو بھی ہم آج یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ سجل اسے رسان سے سمجھانے لگی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اسی بات سے پرسکون ہوں میں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اچھا چلو تم سامان رکھو بیگ میں، محمود بیگ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سجل اس بات میں سر ہلا کر الماری سے سامان نکال کر بیگ میں بھرنے لگی۔ سجل، یہ کچھ رقم ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، ملتان میں ہمیں بہت ضرورت پڑے گی اس کی۔ محمود بیگ نے الماری کے دراز سے ایک لفافہ نکال کر سجل کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں گی، سجل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اگر اب سامان کی پیکنگ ہو گئی ہے تو جا کر ہمارے شہزادے کو بھی لے آؤ، زیادہ دیر تک پڑوسن کے گھر چھوڑنا مناسب نہیں۔ محمود بیگ کو یکدم خیال آیا تو کہہ اٹھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ابھی جا کر لاتی ہوں۔ سجل بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ چلچلاتی ہوئی گرمی نے انسان کیا چرند پرند سب ہی کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ محلے کے سب ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید تھے، ماں سوائے ان تینوں کے۔ وہ تینوں بڑی بے چینی سے کبھی محلے کے اطراف گھومتے اور کبھی چبوترے پر جا کر بیٹھ جاتے۔ ان کی متلاشی نگاہیں مسلسل سامنے سے گزرتی سڑک کے دونوں اطراف بھٹک رہی تھی، اور پھر ان دونوں بائک سوار کی آمد نے ان کے انتظار کا سلسلہ منقطع کر ڈالا۔ ہاں بھائی، کیا خبر ہے؟ بائک سوار نے قریب آ کر اپنا ہیلمٹ اتارتے ہوئے سوال کیا۔ دونوں گھر کے اندر ہی ہیں، اس گرمی میں باہر نکلنے کی ہمت بھی کون کرے گا؟ سوئے پڑے ہوں گے دونوں، ان میں سے ایک نے بیزاری سے جواب دیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لوگ گھر سے باہر موجود نگرانی پر مامور تھے۔ ان دونوں بائک سواروں کی آمد کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اب جیب بھری ہوتی تو شاید یہ گرمی مزاج پر اتنی گرا نہ گزرتی، مگر خالی ہاتھ اتنی خواری ان تینوں کو اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ ہاں، اب اگر ڈاکہ مارنا ہے تو اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا، دوسرے نے بھی لقمہ دیا۔ مگر یاد رکھنا، اس عورت کا جو مرد ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس سے محتاط رہنا۔ ان تینوں نے دونوں بائک سواروں کو محتاط کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کی بات پر وہ دونوں بائک سوار جناتی کہکا لگاتے ہنس پڑے۔ وہ تینوں دوست ہکا بکا سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارے فکر نہ کرو بھولے بادشاہو، ہم بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں گے، وہ دونوں ہنستے ہنستے بولے۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا جو بھی لوٹ مار کی ہوگی اس میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، ورنہ؟ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا بچے؟ ان میں سے ایک نے ذرا آگے بڑھتے ہوئے کھردرے لہجے میں سوال کیا۔ دیکھو تم لوگ ہمیں اتنا بچہ بھی نہ سمجھو، اس محلے میں دادا گیری ہے اپنی، اگر کام ہو جانے کے بعد رقم نہیں دی تو ہم پولیس میں جا کر تم لوگوں کا پول کھول ڈالیں گے۔ ہاں، ان تینوں نے بھی سینہ چوڑا کر کے اپنی گنڈا گردی کی دھاک بٹانا چاہی۔ اچھا ٹھیک ہے، کام ہو جانے دو،
फिर जो कहोगे मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि किसी को कुछ खबर ना हो। इन दोनों ने एक दूसरे को मैनी खेज नजरों से देखते हुए जवाब दिया। इन लोगों की बात से मुत्तमिन होकर वो तीनों उन्हें इस घर में घुसने के रास्ते समझाने लगे। भाई देखो, घर में घुसने के दो रास्ते हैं, या तो सीधे दरवाजे से जाओ या फिर सेहन की दीवार फलांग कर। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं तो ज्यादा बेहतर आसान दीवार फलांगना है, और इस वक्त गली में वैसे भी सन्नाटे का राज है, दरवाजा खटखटाना मुनासिब भी नहीं। ठीक है, तुम लोग नजर रखना हर आने जाने वाले पर। अगर कोई खतरा महसूस करो तो किसी जानवर की आवाज जोर जोर से निकालना, हम दोनों मामला समझ जाएंगे। वो दोनों बाइक सवार इन तीनों को हदायत देकर अपने चेहरों पर निकाब और हाथों में स्याह दस्ताने पहनते हुए उस घर की जानिब भाग गए। आज आएगा मजा, इन दोनों मियाँ बीवी का वास्ता जब असली चोरों से पड़ेगा, तब हम भी देख लेंगे कि कितने होशियार और बहादुर हैं दोनों। वो तीनों खुश होकर आपस में बातें करने लगे। आज पता चलेगा इन्हें कि हमसे जो पंगा लेता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। वो तीनों तमस्खराना अंदाज में हंसते हुए हाथ पर हाथ मार रहे थे। अब देखते हैं ये दोनों चोर उनके घर से क्या चुराते हैं। वो तीनों पुरसोच अंदाज में उस घर की जानिब देखते हुए बोले, यहाँ तो धुले हुए कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, इन्हें तो उठाना ही भूल गई। सज्जल सेहन में दाखिल हुई तो तार पर लटकते धुले कपड़ों को देखकर बुरबुराई। उन्हें भी समेट कर बैग में रख लेती हूँ, फिर पड़ोस से जाकर मुन्ने को ले आऊंगी। वो खुद से हम कलाम होते हुए तार पर लटके कपड़े उठाने लगी। धक! अचानक उसे अपने अकब से जोरदार आवाज सुनाई दी। सज्जल चौंकते हुए पलटी। अगले ही पल वो सन्नाटे में आ गई। वहां दो नकाब पोश थे जो सेहन की अकबी दीवार फलांग कर सेहन में कूदे थे और उसकी जानिब भाग रहे थे। कौन कौन हो तुम लोग? सज्जल ने खौफजदा होकर पूछा। तुम्हारा अंजाम तुम्हारी मौत। वो दोनों जारहाना अंदाज में उसकी जानिब भरे। बकवास बंद करो। महमूद देखो, ये कौन लोग घुस आए हैं हमारे घर। सज्जल उनके जारहाना अंदाज को देखकर घबराते हुए घर के अंदर भागी। उसकी चीखों पुकार पर महमूद बेग बौखलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में दाखिल हुआ। कौन है सज्जल? मगर सामने सज्जल को हवास बाख्ता होकर भागते देखा तो उसके पीछे वो दोनों नकाबपोश। महमूद बेग ने आगे बढ़कर सज्जल का हाथ थामा और उसे अपने पीछे कर दिया। कौन हो तुम दोनों? मेरे घर में क्यों घुस आए हो? महमूद बेग ने कड़कदार आवाज में सवाल किया। साथ ही उसने अपनी निगाहें बेचैनी से इर्द गिर्द दौड़ाई। इन बदमाशों से निपटने के लिए उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए था। तुम्हारी मौत का परवाना है, तुमसे मिलने आए हैं, उनमें से एक ने ललकारते हुए कहा। महमूद बेग जान चुका था जो खदशा उसे मुसलसल सता रहा था वो बिला आखिर सच हो ही गया। उसकी नजर जरा फासले पर पड़े डंडे की जानिब उठी। उसने पलक झपकते ही वो डंडा उठाया और चलाते हुए सज्जल को पुकारा। सज्जल, तुम अंदर जाओ, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। नहीं महमूद, मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, सज्जल ने इनकारी लहजे में जवाब दिया। सज्जल, जिद मत करो, बात समझने की कोशिश करो, तुम अंदर जाओ, महमूद बेग ने इस बार गुस्से से उसे डांटते हुए कहा। सज्जल ने दर्जिदा निगाहों से इन दोनों निकाब पोशों को देखा और फिर एक नजर महमूद बेग को देखा। उस पल उसकी आंखों में बेबसी नमी की सूरत झलक रही थी। महमूद बेग, बस याद रखो, तुमने हारना नहीं है, हमारे लिए तुम्हें जीतना है, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में उम्मीद का दामन थामते हुए बोली। महमूद बेग ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। जिंदगी में पहली बार उस पर मोहब्बत का भेद खुला था। जिंदगी कितनी कीमती है इसका अदराक हुआ था। इंतकाम की आग में झुलसता हर पल उसे आज वक्त का ज़िया महसूस हुआ था। पहली बार उसे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों से ज्यादा किस्मत की मेहरबानियां याद आ रही थी। पहली बार उसे हार और जीत के सही मानों में आगाही मिली थी। सामने खड़ी सज्जल, उसकी भीगी आंखें, मुल्तजी लहजा, पड़ोस में बेखबर सोया जिगरे गोशा, ये सब उसे एहसास दिला रहे थे कि जिंदगी क्या है, मोहब्बत क्या है, हार और जीत क्या है। जिंदगी इतनी अर्जा नहीं कि इंतकाम की आग में उसे झुलसते हुए
ठोकर मार मार कर गुजारा जाए। जिंदगी तो एक खूबसूरत एहसास है, ऐसा एहसास जिसका अदराक उसे बहुत देर से हुआ था। शतरंज के खेल की जो बसात उसने बसाई थी, आज वो इस खेल के इख्तितामी मरहले में खड़ा था और इसका अंजाम उसके बेहद करीब था। या अल्लाह खैर, ये तो दिलावर के चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं। कमर जहां हैरत से गोया हुई और हैरत से सबीहा बेगम को देखने लगी। दिलावर घर कब आया? सबीहा बेगम ने हैरत से इस्तफसार किया। पता नहीं बीजी, जब मैं आपके कमरे में आई थी तब तक वो नहीं आए थे। यकीनन वो अभी अभी घर पर आए हैं। कमर जहां के बताने पर सबीहा बेगम बिस्तर से ये कहते हुए उठने लगी। खैर नहीं है कमर जहां, दिलावर बख्त का यूं चीखना चिल्लाना खैर नहीं है। कुछ तो हुआ है, मुझे जाकर देखना होगा। बीजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रुके, मैं देखती हूँ। कमर जहां भी अपनी जगह से उठकर सबीहा का हाथ थामते हुए बोली। तुम्हें लगता है कि कमर के तुम दिलावर को संभाल लोगी? सबीहा बेगम ने अपने बढ़ते कदम रोककर उसे ठिठक कर देखते हुए पूछा। मैं कोशिश करूंगी बीजी, कमर जहां ने सबीहा बेगम की आंखों में देखने से गुरेज करते हुए जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी, मगर दिलावर को संभालना फिलहाल तुम्हारे बस में नहीं। सबीहा बेगम उसे रसान से समझाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कमर जहां भी फिक्रमंदी के आलम में उनके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। इन दोनों ने दिलावर की चीखों पुकार की आती आवाजों का तयन करते हुए राहदारी की ग्रिल से झांक कर देखा। वो निचली मंजिल पर मौजूद था। कहाँ है वो, कहाँ है वो जिसने मोहब्बत करने की जुर्रत की? लड़खड़ाते हुए वो गुस्से के आलम में बुलंद आवाज में बुरबुरा रहा था। सबीहा बेगम और कमर जहां उसके अंदाज और तेवर देखकर परेशानी के आलम में सीढ़ियां उतरने लगी। कहाँ है वो? उसे मेरे सामने लाओ। वो इन दोनों को सीढ़ियां उतरता देखकर मुतवज्जा हुआ। दिल, दिल क्या हो गया है आपको? ये क्या हालत बना रखी है आपने? कमर जहां मुतफक्कर सी तेजी से उसकी जानिब सहारा देने की गर्ज से भरी। ए हटो, दूर हो जाओ, मुझसे करीब मत आओ। दिलावर बख्त ने हकारत से उसे परे धकेलते हुए कहा। कमर जहां चंद कदम पीछे जा हटी। उसकी आंखों में बेयकीनी सी फैलने लगी। होश में आओ दिलावर, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? सबीहा बेगम ने कमर जहां को एक नजर देखा और डपटते हुए दिलावर से मुखातिब हुई। बीजी, आप सामने से हट जाए, उसे बुलाएं। कहाँ है वो? दिलावर के थरथराते हुए कदम सबीहा बेगम की जानिब बढ़ने लगे। किसकी बात कर रहे हो? किसे बुलाने का कह रहे हो? सबीहा बेगम अपनी जगह से टस से मस ना हुई, ठहरे हुए लहजे में उससे सवाल करने लगी। वो जो मोहब्बत करने का बेबांग दहल दावा कर रही है, जिसकी आंखों में बाप का खौफ बचा है ना ही शर्म, वो मुंह से झाग उड़ाते हुए कह रहा था। शोर शराबे की आवाज सुनकर फारिया भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वो बलाई मंजिल से झांकने लगी। बाप की ये हालत, ये अंदाज, ये तेवर उसने जवान उम्री में कदम रखने के बाद पहली बार देखा था। बाप के कहे गए सख्त अल्फाज सुनकर उसका दिल कांप उठा। वो जो मोहब्बत करने का दावा कर रही है, तुम्हारी अपनी ही बेटी है, तुम्हारा खून है दिलावर। सबीहा बेगम ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे जताते हुए जवाब दिया। दादी की बात सुनकर फारिया कुछ ढारस हुई। वो ही तो थी जो हमेशा उसके लिए ढाल बनकर खड़ी होती थी। और आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि दिलावर बख्त किसी को माफ नहीं करता, अपने खून को भी नहीं। दिलावर की आंखों में अजीब सी चमक कूंदी। सबीहा बेगम की निगाहें उसकी तंजिया मुस्कुराहट पर जम गई। वो बखूबी समझती थी इस एक जुमले में दिलावर ने उन्हें क्या बावर कराने की कोशिश की है। वो हंकारा भरते हुए बोली, माफ तो उसे किया जाता है जो खताकार हो। फारिया ने जुर्म क्या किया है जो तुम यूं तैश में मुब्तला हो? जुर्म? उसने मोहब्बत करने का जुर्म किया है। वो नशे में धुत था, मगर जीरा पर जीरा किए जा रहा था। मोहब्बत करना जुर्म है तो तुमने क्यों की मोहब्बत? सबीहा बेगम उसकी बात पर गुस्से से बोली। बीजी, मेरी बात नहीं करें आप। वो सबीहा की बात पर सख्त बुरा मानते हुए चिल्लाया। आवाज नीची रखो। दिलावर, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? सबीहा ने भी उसी के अंदाज में बुलंद आवाज में उसे तंबीहा की। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा बीजी। भूल तो आप रही हैं कि इस मोहब्बत ने आपको कितने घाव लगाए,
कितने धोखे दिए, कैसे आपकी जिंदगी से खुशियों को नोच डाला। दिलावर नहीं भूलता बीजी, कुछ भी नहीं भूलता। मुझे एक बात याद है, जो कुछ आप पर बीती वो भी, और जो कुछ मैंने सहा वो भी। दिलावर उनके नजदीक आकर जताने वाले अंदाज में बोला। उसकी बात पर सबीहा बेगम चुप सी रह गई। कमर जहां ने ठिठक कर उनका जर्द पड़ता चेहरा देखा। दिलावर ने जो कुछ भी कहा था वो बखूबी सुन चुकी थी। जो हमारे गुनाहगार थे दिलावर, वो कब के खाक हो चुके हैं। उनके किए की सजा तुम कब तक दूसरों को देते रहोगे। सबीहा बेगम की आंखें डबडबा गई। वो नम लहजे में धीरे से बोली, दूसरों को नहीं, मैं सजा मोहब्बत को देता हूँ। इस कमबख्त का हाथ पकड़कर चलने वालों को देता हूँ। वो सफाकी से कहकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। फारिया उसे ऊपर आता देखकर फौरन से अपने कमरे में बंद हो गई। सबीहा बेगम दिलावर के जाने के बाद सोफे पर ढह सी गई। बीजी, आप ठीक तो है ना? कमर जहां फिक्रमंदी से उनकी जानिब बढ़ी। मैं ठीक हूँ कमर, मगर अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वक्त बहुत बुरा आने वाला है। सबीहा बेगम जैसे किसी शदीद खदशे के जेरे असर बोली। बीजी, ये दिलावर क्या कह कर गए हैं? क्या हुआ था माजी में आप लोगों के साथ? कमर जहां ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। कमर, क्या कभी तुमने अपने अपनों के हाथों आशियाना लुटते देखा है? क्या किसी ऐसे शख्स को देखा है जो तुमसे बेहद प्यार भी करे और दूसरी तरफ तुम्हें बर्बाद भी कर डाले? सबीहा बेगम किसी तलख याद के जेरे असर कहने लगी। बीजी, ऐसा कौन जालिम होगा जो जिससे मोहब्बत करेगा उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा? मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, ना ही किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है। कमर जहां शदीद हैरत में मुब्तला होते हुए बोली। मगर मैंने देखा है कमर जहां, मैंने देखा है ऐसा शख्स। सबीहा बेगम धीरे से बोली। कमर जहां ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। उनके लब पोले पोले कपकपा रहे थे और आंखों में नमी उमड़ आई थी। तुम्हें हमारे लिए जीतना है महमूद बेग। सज्जल के ये अल्फाज पल भर में महमूद बेग के अंदर एक नई तवानाई भर गए। सज्जल को कमरे में भेजकर वो हाथ में पकड़े डंडे के सहारे इन नकाब पोशों पर टूट पड़ा, मगर मुकाबला ना कर सका। इन दोनों के पास तेज धार छुरा था। उनमें से एक ने उसे अपने दोनों बाजुओं से जकड़ लिया था। उसके बाजुओं का शिकंजा इतना मजबूत था कि भरपूर मज़ाहमत के बावजूद महमूद बेग खुद को उसके कब्जे से छुड़ा ना सका। उसके दूसरे साथी ने छुरे से कई वार करके उसका जिस्म लहू लहान कर डाला। महमूद बेग की तकलीफ से चलाने की आवाज सुनकर सज्जल घबरा कर कमरे से बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। महमूद बेग का खून में लितरा हुआ जिस्म जमीन पर पड़ा झटके खा रहा था। महमूद बेग, वो चीखते चलाते हुए महमूद बेग की जानिब बढ़ी। वो दोनों नकाबपोश उसकी तरफ देखकर एक दूसरे को देखने लगे। महमूद बेग, ये क्या हो गया? महमूद बेग, सज्जल उसका सर हाथों से उठाकर रोते हुए बोली। महमूद बेग की निगाहें सज्जल के चेहरे पर जा टिकी। वो उससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर ना जुबान साथ दे रही थी, ना जिस्म में इतनी ताकत बची थी। उसकी बेबस निगाहें सज्जल से कुछ कहना चाहती थी, मगर सांसें उखड़ने लगे, जिस्म पर लर्जा तारी होने लगा। महमूद बेग, उठो, हिम्मत करो, अपने लिए, हमारे लिए। सज्जल दीवाना वार उसे झंझोड़ते हुए चला रही थी। आखिरी वक्त में कोई किसी की नहीं सुनता, उसकी तो सांस उखड़ रही है। ऐ बेवकूफ औरत, तू अभी भी उससे अपनी जान बचाने की उम्मीद लगाए बैठी है। एक निकाब पोश ने अपना निकाब उतार कर हंसते हुए कहा। महमूद बेग का लरजता वजूद धीरे धीरे साकत हो गया। उसकी बोलती निगाहें सज्जल के चेहरे से पलटना भूल गई, पत्थरा गई। सज्जल बेयकीनी से महमूद बेग के ठंडे पड़ते वजूद के को देखे चली गई। तुम नहीं मार सकते महमूद बेग, तुम नहीं मार सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आन की आन में उसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, कुछ देर पहले तक उससे मुस्तकबिल की बातें करने वाला शख्स उसे इन सफाक लोगों के रहमो करम पर छोड़कर जा चुका है। तुम मर नहीं सकते महमूद बेग, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। वो गम से निढाल एक ही बात की तकरार किए जा रही थी। वो मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। उनमें से एक निकाब पोश ने सज्जल को उसके बालों से पकड़कर बेदर्दी से उठाया और सफाकी से बोला।
तुम्हारे लिए तो खास हुक्म है कि तुम्हें बहुत तरपा तरपा कर मारा जाए और तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी। दूसरे निकाबपोश ने भी बेदर्दी से लफ्ज चबा कर जवाब दिया। सज्जल उसकी बात पर बुरी तरह चौंक उठी। बच्चा? बच्चे का क्या जिक्र? इन लोगों को कैसे पता चला बच्चे का? और ये हुक्म किसने दिया? उसके जहन में अचानक से कई सवाल जन्म लेने लगे। छोड़ो मुझे जालिमों, और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? सज्जल ने अपने बालों को नकाबपोश के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से गिराते हुए बोली। किसने भेजा है हमें? इस औरत की हिम्मत देखो जरा। मौत सामने खड़ी है और ये बेखौफ होकर सवाल कर रही है कि किसने भेजा है हमें। वो दोनों सज्जल का तमस्खर उड़ाते हुए हंसने लगे। सज्जल ने इन खून आशाम निगाहों से इन दोनों को देखा और एक बार फिर खुद को इन जालिमों के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो दोनों उससे और उसकी कोशिशों से बेनियाज नहीं थे। उनमें से एक उसके बालों को अपने हाथों में मजीद जोर से कसते हुए बोला, जानना चाहती हो कि हमें किसने भेजा यहाँ? तो फिर सोचो वो कौन है जिसे तुमसे इतनी नफरत है कि तुम्हें बेदर्दी से कत्ल करने का हुक्म दे। दूसरे वाले ने उसके करीब आकर छुड़ा उसकी निगाहों के सामने लहराते हुए कहा, यावर बख्त। सज्जल की आंखें खौफ से फैलती चली गई। उसके लबों से बेइख्तियार यावर बख्त का नाम फिसला। अरे वाह, उसे तो पता है उसका कातिल कौन है। चलो शाबाश, अब जल्दी से बता दो तुम्हारा नन्हा बच्चा कहाँ है। वो क्या है ना, हमें उसे भी तो तुम दोनों के सामने इस दुनिया से रवाना करना है। वो दोनों इस पल इंसान नहीं कोई खून आशाम बिला लग रहे थे। हाँ, और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि जब माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो अकेला बच्चा तो वैसे भी इस दुनिया में जी नहीं पाएगा। किसी भेड़िए के हाथ लगने से बेहतर है उसे भी उसके माँ बाप के पास भेज दिया जाए। वो दोनों शैतानी कहका लगाते हुए बोले। सज्जल जी जान से लर्ज उठी। नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। बस हम दोनों मियाँ बीवी थे। वो खौफजदा सी कहने लगी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा। अगर मेरा बच्चा होता तो मेरे पास मेरे घर पर होता। तुम्हें कहीं नजर आ रहा है बच्चा? उसकी हंसी रोने की कोई आवाज आ रही है। सज्जल हिम्मत करके बोली, कुछ भी हो जाए ये बात तय थी कि वो अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देगी। ये फैसला वो दिल ही दिल में कर चुकी थी। यार, बात तो ठीक लग रही है। अगर कोई बच्चा होता तो अब तक नजर आ ही जाता। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी पल बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। वो दोनों ही चौंक उठे। ओए, जल्दी काम तमाम कर, बाहर खतरा है, उनमें से एक ने अपने साथी से कहा। सज्जल इन दोनों की बात सुनकर एक बार फिर खुद को उन लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मज़ाहमत करने लगी, मगर बेसूद। जिसके हाथ में चाकू था उस निकाबपोश ने पूरी कुव्वत से सज्जल के पेट में छुरा घोंप दिया। सज्जल बुरी तरह कराह उठी। तकलीफ के एहसास से आंखें बाहर उबल पड़ी। उस शख्स ने पूरी कुव्वत से एक बार फिर छुरा उसके पेट में घोंप डाला। चल चल जल्दी निकल अब यहाँ से। कुत्ते को भौंकने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। वो दोनों छुरे में लगा खून साफ करते हुए वापस सेहन की जानिब भागे। सज्जल तकलीफ से कड़ाहती हुई महमूद बेग के नजदीक जा गिरी। उसकी आंखों से अश्क रवां थे। उसने बामुश्किल गर्दन मोड़ कर महमूद बेग को देखा। उसके लब बामुश्किल हिले। तुम ठीक कह रहे थे महमूद, यावर बख्त का इंतकाम हमसे हमारी जिंदगियां ले गया। उसका जिस्म होले होले झटके ले रहा था। ओह बस कर यार, कितनी आवाजें निकालेगा कुत्ते की। वो तीनों कब से बाहर चबूतरे पर मोहल्ले की गली पर नजरें गाड़े बैठे थे। रक्षंदा आंटी के घर का दरवाजा बार बार खुल रहा था। उनके बच्चे बाहर गली में खेलने के लिए मचल रहे थे और वो बच्चों को पकड़कर बार बार घर के अंदर ले जाती। इन तीनों को यही खदशा सता रहा था कि कहीं रक्षंदा आंटी और उनके बच्चों की गली में आमदोरफ्त की वजह से कोई मसला ना खड़ा हो जाए। इसलिए उनमें से एक चबूतरे से उठकर उस घर की अकबी दीवार के पास जाकर हर थोड़ी देर बाद कुत्ते के भौंकने की आवाजें निकाल रहा था। यार, वो दोनों अब तक बाहर नहीं आए। कहीं ऐसा ना हो कि खुद भी फंस जाएं और हमें भी अपने साथ फंसा लें। यार, कह तो सही रहा है तू, देर तो वाकई काफी हो गई है। वो देख, रक्षंदा आंटी के बच्चे फिर घर से बाहर निकल आए हैं। वो तीनों शशोपान में मुब्तला अपने अपने खदशात एक दूसरे से बयान कर रहे थे। यार, एक काम कर, तू जरा जाकर रक्षंदा आंटी से तो पूछ कि मसला क्या है, क्यों इतनी अंदर बाहर कर रही है।
उनमें से एक के कहने पर एक साथी रक्षंदा आंटी की जानिब भरने लगा। तभी वो अचानक अपने बच्चे के पीछे चीखती चिल्लाती भागती हुई घर के अंदर जा घुसी और दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। शुक्र है ये तो अपने घर में बंद हुई, और अच्छा हुआ मुझे अपनी जानिब आते हुए नहीं देखा, वरना उनकी बुलंद आवाज में बातें सुनकर तो मोहल्ले की 2-3 औरतें तो बाहर निकल ही आती। वो सद शुक्र बचा लाता हुआ वापस अपने साथियों की जानिब पलट आया। खतरा टल गया, मगर ये दोनों अब तक घर से बाहर क्यों नहीं आए? वो तीनों एक बार फिर नए सिरे से फिक्रमंद हुए। बस एक बार और इशारा कर दो, अगर आ जाते हैं ठीक, वरना अपने अपने घर चलते बनो। इन तीनों बिलाखिर तहैया कर लिया। अभी वो लोग आवाजें निकाल ही रहे थे कि सहन की अकबी दीवार फलांगते हुए वो दोनों निकाब पोश बाहर निकल आए। भाई इतनी देर कर दी तुम लोगों ने, दिन ढलने के करीब वक्त हो गया, मोहल्ले वाले अब घरों से निकलने वाले हैं। हम लोग कब से कुत्ते की आवाजें निकालते निकालते थक चुके, मगर तुम लोग बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तीनों दोस्त ठीक ठाक तपे हुए थे। इन दोनों को सामने पाकर बरस पड़े। ओए सारी बातें छोड़ो, ये बताओ झूठी खबर क्यों दी हमें? इन दोनों नकाबपोशों ने अपने स्याह दस्ताने उतार कर करीब ही पड़े कचरे के अंबार में फेंकते हुए गुस्से से कहा। कौन सी झूठी खबर? वो दोनों मियाँ बीवी घर पर नहीं थे क्या? तीनों दोस्त हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगे। वो तो घर पर थे, मगर जिस बच्चे की खबर तुम लोगों ने दी थी वो बच्चा कहाँ है? वो दोनों घूरते हुए सवाल कर रहे थे। भाई हमें क्या खबर कि बच्चा कहाँ है? हमें उस बच्चे को घर पर देख लिया था तो बता दिया। वैसे भी तुम दोनों का क्या, बच्चा चुराने आए थे जो बच्चे का बार बार पूछ रहे हो? वो तीनों भी तीखे अंदाज में सवाल करने लगे। उन्हें खदशा था कि बच्चे का बहाना बनाकर कहीं ये लोग इन तीनों की मुखबरी का मुआवजा न हड़प कर जाए। इन तीनों के सवाल पर नकाबपोशों ने मैनी खेज अंदाज में एक दूसरे को देखा और कहा, हम लोग तुम्हें शक्ल से बच्चा चोर नजर आ रहे हैं क्या? ये बातें बनाना छोड़ो, तुम हमें हमारे पैसे दो। इन तीनों ने पैसों का मुतालबा किया। अच्छा बस बस, ये लो अपना मुआवजा। एक निकाबपोश ने अपने पैंट की जेब से कुछ रकम निकाल कर उन लोगों को देते हुए कहा। इतने थोड़े से? इन तीनों ने गिनकर मुंह बनाते हुए शिकवा किया। और भी है, घर के अंदर तुम लोगों का हिस्सा भी रखा है, जाओ जाकर ले लो। निकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा। हम घर के अंदर जाएं ताकि दोनों मियाँ बीवी हमें देखकर पहचान लें? तुम लोग तो भाग जाओगे, हम तीनों दोस्त फंस जाएंगे। वो तीनों बुदक कर बोल उठे। फिक्र नहीं करो, इन दोनों मियाँ बीवी को हमने मीठी नींद सुला दिया है। जाओ जाकर जो उठाना है उठा लो, अंदर बहुत सामान पड़ा है। वो दोनों निकाबपोश हंसते हुए इन तीनों की पुश्त थपथपाते हुए कहकर अपनी बाइक में सवार होने लगे। 1 मिनट रुको, इन तीनों में से एक ने चौंकते हुए कहा। वो दोनों ठिठक कर रुक गए। उसके साथी भी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। क्या बात है, क्यों रोका है हमें? नकाबपोश ने खुरदरे लहजे में सवाल किया। अंदर ही अंदर इन दोनों को यह खौफ खाए जा रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। तुम लोगों ने चुराया क्या है आखिर? कोई सामान तो तुम लोगों के साथ है नहीं? उसने इन दोनों को घूरते हुए सवाल किया। हाँ ये तू सही कह रहा है, कोई भी सामान तो इन लोगों के पास है नहीं। उसके दोनों साथी भी मुत्फिक होते हुए इन दोनों को घूरने लगे। बेवकूफो, हमें रकम चुरानी थी और चुराई हुई रकम हमने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखी है। अगर तुम लोगों को भी अपना हिस्सा चाहिए तो अंदर जाओ और जाकर ले लो। अंदर कमरे में एक अटैची है और उसमें ऐसा काफी कुछ है जो तुम लोगों के काम आ सकता है। वो दोनों उन्हें लालच में मुब्तला करके चलते बने। मुझे लगता है ये दोनों सच कह रहे हैं। इन दोनों ने पैसे ही चुराए होंगे, तब ही तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा उनके पास। चलो हम भी अंदर जाकर देखते हैं, क्या खबर हमारे हाथ भी कोई खजाना लग जाए। मुझे तो लगता है ये दोनों मियाँ बीवी कोई तगड़ी पार्टी है, तब ही तो ये डाकू खास उनके घर डकैती डालने आए थे। सही कह रहे हो मेरे भाई, अब जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों मियाँ बीवी को जो नींद की दवा पिलाई है उसका असर खत्म होने लगे। अरे तुम्हें कैसे पता कि दवा पिलाई है नींद की? अरे बेवकूफो, वो दोनों कह नहीं रहे थे कि दोनों मियाँ बीवी बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं? तो कोई लोरी सुनाकर तो सुलाया नहीं होगा, नींद की दवा ही पिलाई होगी या फिर बेहोश कर दिया होगा रुमाल में। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा ही हुआ होगा। वो तीनों लालच में मुब्तला एक दूसरे को अपनी सोच से आगाह करते हुए सहन की दीवार फिलांग कर अंदर को कूद गए। रात की स्याही वक्त के सुबह रवि से दौड़ते भागते पलों को अपने जंबील में छुपाकर खुरामा खुरामा सी आगे बढ़ रही थी।
बख्त महल की कंदीलें अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ रोशन थी, मगर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी जो शायद बख्त महल की पहचान थी। सबीहा बेगम के कमरे में कमर जहां मुस्तरिब सी बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे। सबीहा बेगम अपने बिस्तर पर तकिए से पुश्त टकाए बैठी थी। उनकी ज़ाइफ नजरें खला में किसी गैर मरी नुक्ते की तलाश में सरगर्दा थी। चेहरे पर जमाने भर की थकान सी सजी थी। बेजी, आप किस शख्स की बात कर रही थी? माजी में आपके साथ क्या हुआ था? किसने लगाए थे घाव आपको? बीजी, कमर जहां ने कोई तीसरी बार उनसे सवाल किया। उसके अंदाज में बेचैनी थी, बेकरारी थी, जैसे ये मम्मे, ये राज, ये पहेलियां अब उसे सुकून का सांस ना लेने दे रही हों। वो आज जैसे सब कुछ जान लेना चाहती थी। मेरी जिंदगी सहरा की मानिंद थी, तपते हुए रेगिस्तान जैसी, मगर मैं शराब में मुब्तला थी। सूरज की दहकती किरणों से दमकते रेत के जर्रों को मैंने आबे हयात समझ लिया था। अपने मन की प्यास बुझाने के लिए, खुद को सैराब करने के लिए मैं इस शराब के पीछे अंधाधुंध भागती रही, भटकती रही, मगर मेरे हिस्से में सिर्फ धोखा आया। ये धोखा कि मेरे पूरे वजूद को तोड़ गया। मैं लहू लहू टुकड़े टुकड़े हो गई। इतना बार अभी ना बचा था कि खुद को समेटने के लिए जतन कर पाती। सबीहा बेगम अपना गम याद करते हुए खोए खोए लहजे में कहना शुरू हुई। फिर कैसे समेटा आपने खुद को? कैसे संभाला? कमर जहां से उनका लम्हे भर का तवक्कुफ भी बर्दाश्त न हो सका। वो फौरन सवाल पर सवाल करने लगी। बेटा, अल्लाह की जात बहुत करीम है। वो रब नवाजने वाला है। वो अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। वो आजमाइशों में भी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। एक दर बंद करता है तो कई दर खोल देता है। इस दर तक पहुंचने का रास्ता भी बना कर देता है। बस सारी बात यकीन की है। तुमने अगर अल्लाह पर यकीन रखा तो उसकी तरफ से भेजी गई आजमाइशें में जरूर सरखरू होगी। कमर जहां के सवालों पर सबीहा बेगम ने चौंक कर देखा और रसान से समझाने लगी। बेजी, ये कैसे पता चलता है कि हम पर जो कड़ा वक्त गुजर रहा है वो आजमाइश है या सजा? कमर जहां ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। आजमाइश मन में बेसुकूनी नहीं भरती, दिल में खलश नहीं पैदा करती, कोई पछतावा दिन रात नहीं डसता, कोई खौफ वहशत में मुब्तला नहीं करता। आजमाइश में दिल को यकीन होता है कि अच्छा वक्त भी आएगा। आजमाइश में रब्बे रहीम की जात शाहरग से भी ज्यादा करीब होती है। सबीहा बेगम मीठे लहजे में उसे समझाने लगी। और सजा? कमर जहां ने बेसाख्ता अपना सवाल दोहराया। ये जो सजा होती है ना बेटा, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ये बुलंदी से पटक कर मारती है। ये सजा इंसान को कीड़े मकोड़ों से भी कम तर कर डालती है। सबीहा बेगम का लहजा बर्फ की मानिंद ठंडा था। उनके लहजे की सरसराहट कमर जहां के रगों पै में कपकपी बनकर सरायत कर गई। फिर क्या हुआ बीजी? आपको कैसे इल्म हुआ कि जो कुछ आप पर बीती है वो सजा नहीं, आजमाइश है? कमर जहां ने झरझरी लेते हुए पूछा। कमर जहां, मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा। मेरा सांस लेना बेकार है। मेरे जीने का मकसद ला हासिल है। मेरा वजूद मेरी ही नजरों में बेहद अर्जा जा ठहरा था। तब जब मैं नाउमीदी का शिकार थी, तब मुझे मेरे रब ने बताया कि मेरी जिंदगी का, मेरी खुशियों का सफर तो अब शुरू होने को है। जो जिंदगी मैं पहले जीती आई थी वो तो एक धोखा थी, शराब थी। मुझे तो इस शराब से निकाल कर मेरे अल्लाह ने करम किया। एक गुलिस्तान मेरा मुंतजिर था। सबीहा बेगम तसव्वुर में वो खूबसूरत लम्हात जीने लगी थी। उनके होंठों पर खूबसूरती सी मुस्कान जज्बा थी। कमर जहां उन्हें मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। मैं समझी थी कि अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद मैं शायद जी ना पाऊंगी, मगर मेरी जिंदगी में आसिम की आमद ने मेरे ख्यालात को गलत साबित कर डाला। जिंदगी के असल मैनी मोहब्बत का खुशकुन एहसास क्या है, ये मैंने आसिम की संगत में जाना। इन दिनों मेरी जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। आसिम के संग मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जी रही थी। मेरा घर मेरा गुलिस्तान था और मेरे गुलशन की रौनक था हमारा बेटा दिलावर। सबीहा वो पल याद करते हुए बोल रही थी।
कमर जहां जो उनका चेहरा बगौर देख रही थी, उसे यूं लगा था जैसे सबीहा बेगम की आंखें यकदम जगमगा उठी हों। औलाद की मोहब्बत, उसके जिक्र, उसकी याद से शायद माँ का चेहरा यूं ही रोशन हो जाया करता है। कमर जहां मुस्कुराते हुए सोचने लगी, दिलावर में हम दोनों की जान थी। उसकी मासूम बोली, उसकी हंसी, उसकी शरारतों से हमारे मन की दुनिया आबाद थी। दिलावर हमारे घर की रौनक, हमारे दिल का चैन, सुख, हमारी नजरों का तारा था। उसके चेहरे का भोलपन, उसकी जुबान की ततलाहट और फिर अपने छोटे छोटे बाजुओं का फैलाकर हम दोनों के पीछे लड़खड़ाते हुए कदमों से भागना मेरे और आसिम की जिंदगी का हासिल था। हमारा दिलावर हमारे लिए खुशियों का खजाना था। सबीहा बेगम अपनी जून में मुब्तला मुस्कुराते हुए कहे जा रही थी, बीजी, अल्लाह ने आपको आजमाइश के बाद अपनी बेबहा नेमतों से नवाज डाला। आप तो बहुत खुश होंगी। कमर जहां ने उनके चेहरे से खुशी नूर की मानिद फूटती हुई देखी थी। वो मुस्कुराते हुए कह उठी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे मेरे रब ने बेहद नवाजा। हर वो ख्वाहिश जो मेरी जिंदगी को नामुकम्मल बना रही थी, आसिम से मिलने के बाद दिलावर की सूरत वो कमी पूरी हो गई। मगर बेटा, हम इंसान बहुत कम अकल हैं, बहुत कम अकल, और अपनी कम अकली के बाइस हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि उसकी भरपाई नामुमकिन हो जाती है। सबीहा बेगम के चेहरे पर मलाल उभरने लगा। क्या मतलब बेजी, किस गलती की बात कर रही हैं आप? कमर जहां ने चौंक कर उन्हें देखा और ठिठकते हुए सवाल किया, वैसी ही गलती जैसी बाबा आदम ने की थी और अपनी जन्नत से बेदखल हो गए थे। मैंने भी अपनी गलती की बदौलत अपनी जन्नत बर्बाद कर डाली। मेरा आशियाना बिखर गया। कमर जहां, मेरा आशियाना बिखर गया। सबीहा बेगम रंधे हुए लहजे में दिल गिरफ्तगी से कहने लगी, बीजी, प्लीज बताइए ना, कैसी गलती सरजद हुई थी आपसे? आपका आशियाना कैसे बिखर गया? कमर जहां आगे बढ़कर उनका हाथ थाम कर सहलाते हुए बेचैनी से इस्तफसार करने लगी, बेटा, नादानी तब तक नादानी रहती है जब तक दोहराई ना जाए। अगर ये जान जाओ कि आस्तीन में सांप पल रहा है तो आस्तीन झाड़ दो, उसे मार दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो नाग तुम्हें डस लेगा। सबीहा बेगम की आंखों से अश्क रवां थे, उनके लहजे में पछतावा बोल रहा था। बीजी, कौन था वो? कौन था वो जिसने आपके साथ ये सब किया? कमर जहां अपनी उंगली के नरम पोरों में उनके आंसू समेटते हुए पूछने लगी, यावर बख्त, वो नाग यावर बख्त था। कमर जहां, जिसने मेरी जन्नत उजाड़ डाली, मेरी खुशियों का कातिल यावर बख्त था। सबीहा बेगम इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। कमर जहां हक दक से उन्हें देखती रह गई। फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए। बाप हाकिम था मगर बेटे बखारी हो गए। देवियां पहुंची थी अपने बाल बिखराए हुए। देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। रोशनी की जंग में तारीकियां पैदा हुई। चांद पागल हो गया, तारे भिखारी हो गए। रख दिए जाएंगे नेज़े लफ्ज और होंठों के बीच। जुल सुबहानी के अहकामात जारी हो गए। नरमो नाजुक हल्के फुल्के रुई जैसे ख्वाब थे, आंसुओं में भीगने के बाद भारी हो गए। महमूद, महमूद, हमारे बच्चे का क्या क्या होगा? सज्जल का जिस्म होले होले लरजने लगा था। वो अपने पेट के जख्म पर हाथ धरे गर्दन मोड़कर महमूद बेग की तरफ बामुश्किल देखकर कह पा रही थी। उसकी निगाहों में बेबसी थी, यासियत थी, शिकस्तगी थी। उसके लहजे में अपने बच्चे के लिए तरफ पोशीदा थी। इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उसके जिस्म में सांसें चल रही थी तो वजह उसकी ममता थी, जो बेतहाशा अजियत के बावजूद मौत के गले लगने से हुज्जत बरत रही थी। वो जिससे मुखातिब थी वो शख्स तो जा चुका था। शतरंज की बसात बिछाने वाला बुरी तरह मात खा चुका था। सज्जल ने चंद मर्तबा मजीद महमूद बेग को आवाजें लगाई, मगर वो हर बंधन तोड़कर जा चुका था। मगर वो अब तक ममता के बंधन से बंधी थी। वो माँ थी,
उसे अपने जिगर के टुकड़े के लिए हिम्मत करनी थी। खुद को पेट के बल घसीटते हुए वो बड़ी मुश्किल से राहदारी के आखिरी सिरे तक पहुंची थी कि हिम्मत दम तोड़ने लगी। तब ही उसकी आंखों ने राहदारी के जालीदार दरवाजे की झड़ी से सहन में किसी को कूदते देखा। मंजर बेहद धुंधला था। वो कौन लोग थे जो उसके घर यूं दाखिल हुए थे, वो जान नहीं पाई। मुसलसल जिस्म को घसीटने के बायस उसके जख्मों से तेजी से खून बहना शुरू हो गया था। उसकी गर्दन शदीद तकलीफ और नकाहत से ढह सी गई। आंखें बंद होने लगी, सांसें डूबने लगी। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं, मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। खून के घूंट पी रहा हूं मैं, ये मेरा खून है, शराब नहीं। गम अब्द का नहीं है, आन का है, और इसका कोई हिसाब नहीं। वो तीनों यके बाद दीगरे सहन में कूदे थे और बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। यार, घर में तो बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, इनमें से एक ने हैरत से कहा। अबे गधे, बताया तो था कि दोनों मियाँ बीवी मीठी नींद सो रहे हैं। अब क्या सोते में भंगड़ा डालते हुए तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे? दूसरे वाले ने चिढ़कर उसकी पुश्त पर धप लगाई। ओह हाँ, भूल गया था यार। चलो फिर सीधा कमरे में ही चलते हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं हमारे पास। वो तीनों राहदारी की जानिब बढ़ने लगे। तब ही अचानक उनमें से सबसे आगे आगे चलने वाला मतवहश अंदाज में चिल्लाया, खून खून, देख यार, यहाँ खून पड़ा हुआ है। खून? ये क्या कह रहे हो यार? खून कहाँ से आ गया? उसके दोनों साथी भी हक दक से आगे बढ़े। कुछ फासले पर वाकई खून के धब्बे पड़े थे। यहाँ तो वाकई खून है। वो दोनों मियाँ बीवी कहाँ हैं? उन्हें ढूंढो यार। खून देखकर वो तीनों बुरी तरह बौखला कर राहदारी में दाखिल हुए। सबसे आगे वाला अचानक किसी शय से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। ओ यार, यहाँ राहदारी में कुछ है। अंधेरा बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बत्ती जलाओ। दिन ढलते हुए मगरिब के ओर बढ़ रहा था। राहदारी में रोशनी दाखिल होने की जगह वैसे ही बंद थी, इसलिए पुर इसरार सा अंधेरा और बू फैली हुई थी। यहाँ तो बू ही अजीब सी फैली हुई है। उसका साथी दीवार पर हाथ मारते हुए स्विच बोर्ड तलाश करते हुए बोला, यार, मुझे तो ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तीसरे वाले ने भी अपने खदशे का इजहार किया। उसी पल स्विच बोर्ड मिल गया और एक झमाके के साथ राहदारी में बिजली रोशन हो गई। ओ मेरे खुदा! बिजली रोशन होते ही इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो वो औरत है। वो तीनों खून में लथपथ पड़ी सज्जल देखकर बुरी तरह घबरा उठे थे। वो देखो, उसका शौहर भी वहां पड़ा हुआ है। उनमें से एक ने कुछ फासले पर महमूद बेग की पड़ी लाश को देखकर बुलंद आवाज में चीखते हुए कहा। वो तीनों हवास बाख्ता से उसकी जानिब बढ़े। ये तो मर चुका है। उनमें से एक ने महमूद बेग की नब्ज चेक करते हुए कहा, ओ मेरे खुदा! इन बाइक सवारों ने तो हमें बुरी तरह फंसा डाला। हमें चोरी का लालच देकर इस घर में घुसा डाला। अब अगर कोई इस घर में दाखिल हुआ और उसने हमें यहाँ देख लिया तो इस कत्ल के इल्जाम में हमें पुलिस के हवाले कर डालेगा। और कुछ दिन कबल हमने इस घर में रात के वक्त घुसकर जो गलती की थी, वो गलती ही हमारी सबसे बड़ी गवाही बन जाएगी। सही कह रहे हो यार। मेरे ख्याल से तो हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोबारा इस घर के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। वो तीनों लाश के गिर्द सर पकड़े बैठे बोल रहे थे, नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे हम। जिस मकसद से आए हैं वो काम तो पूरा करेंगे। जब जान का रिस्क ले ही चुके हैं तो फिर अपना मकसद भी पूरा करेंगे। इन तीनों में से एक ने एक झटके से खड़े होकर कहा, क्या कहा? अब क्या करेंगे हम लोग? अक्लमंदी इसी में है कि इस घर से जितनी जल्द हो सके बिना किसी की नजर में आए यहाँ से निकल जाए। उसके दूसरे साथी ने उसी अंदाज में खड़े होते हुए उसे डपटते हुए समझाया, नहीं यार, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहला साथी ना माना और बुरबुराते हुए अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। अबे यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? मेरी बात मान, चल जल्दी निकल यहाँ से, वरना तीनों बुरी तरह मारे जाएंगे। उसका साथी भी गुस्से से बुनबुनाते हुए
हुए उसके पीछे लपकते हुए बोला, जबकि तीसरा साथी महमूद बेग की लाश को बगौर देखने लगा। उसकी कलाई में कीमती घड़ी थी। उसने झट वो घड़ी उतार ली और उसकी पैंट की जेब टटोलने लगा। एक वॉलेट निकला था जिसमें अच्छी खासी रकम मौजूद थी। वो रकम गिनते हुए अपने दोनों साथियों के पीछे कमरे में चला गया। ये देख यार, वॉलेट में अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। ये पैसे तीनों दोस्त बांट लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो वॉलेट दिखाते हुए इन तीनों से खुशी खुशी मुखातिब हुआ। एक काम कर, ये वॉलेट रख यहाँ, सफरी बैग भी पड़ा हुआ है, यकीनन इसमें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वो तीनों एक दूसरे से मुत्तफिक होते हुए इस बैग को खंगालने लगे। तब ही उन्हें राहदारी से किसी चीखने की आवाज सुनाई दी। इन तीनों ने बुरी तरह घबराते हुए एक दूसरे को देखा। मैं देखता हूँ कौन है बाहर, उनमें से एक ने हौसला दिखाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर तो कोई भी नहीं है। मैंने सहन में भी जाकर देखा है, घर का तो दरवाजा भी बंद है। चंद लम्हों बाद वो लौटा तो हैरानगी से बोला, अच्छा फिर जल्दी से बाकी सामान उठाओ, हम लोगों को अब यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरे साथी ने हाथ आई नोटों की गड्डी को अपनी जेब में अड़सते हुए जल्दबाजी के आलम में कहा। बाकी दोनों भी बैग से सामान निकालकर कपड़े की एक पोटली में भरने लगे। बॉस, काम हो गया है। इन दोनों मियाँ बीवी का काम हमने तमाम कर डाला। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो दोनों यावर बख्त को खबर देने आए थे। और उनका बच्चा? यावर बख्त ने हनकारा भरते हुए सवालिया नजरों से इन दोनों को देखते हुए पूछा। वहाँ कोई बच्चा नहीं था बॉस, वो खबर झूठी निकली। उनमें से एक ने खजालत से सर खुजाते हुए जवाब दिया। खबर झूठी थी? यावर बख्त को हैरानगी ने आ घेरा। जी बॉस, वो इतला गलत मिली थी हमें। इन दोनों मियाँ बीवी के पास कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों घबरा कर बोले। क्या अच्छी तरह से देख लिया था तुम लोगों ने कि बच्चा वहाँ था या नहीं? यावर बख्त को यकीन नहीं आ रहा था। जी बॉस, अच्छी तरह से देख लिया था, कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों पुर यकीन लहजे में बोले। और इन दोनों को तो जहन्नम वासिल कर दिया ना, जिंदा बचने की तो कोई उम्मीद नहीं? यावर बख्त ने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान करना चाहा। जी बॉस, दोनों मार चुके, जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने भरपूर तसल्ली कर ली थी। इन दोनों ने एक बार फिर यकीन दिलाया। ठीक है, ये लो अपना इनाम और इस शहर से फौरन निकल जाओ। यावर बख्त मुत्तमिन हो चुके थे। सामने रखे ब्रीफ केस से नोटों की एक गड्डी निकाल कर बढ़ाते हुए हदायत जारी की। शुक्रिया सर, हम बस रात तक इस शहर से चले जाएंगे। इन दोनों ने नोटों की गड्डी उठाते हुए खुश होकर जवाब दिया। रात तक क्यों? अभी क्यों नहीं? तुम लोगों का ज्यादा देर तक इस शहर में रहना ठीक नहीं है। यावर बख्त ने इन दोनों को घूरते हुए कहा। बॉस, फिक्र ना करें, इस कत्ल के मुकदमे में हमारा नाम भी ना आएगा। हम अपनी जगह 3 मुर्गों को फंसा आए हैं। वो तीनों अपनी होशियारी पर मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है फिर, अब यहाँ से जाओ और कुछ अरसे तक बिल्कुल राब्ता नहीं करना। वो दोनों यावर बख्त के खास आदमियों में से थे। सियासत में आने के बाद वो अपने तमाम खुफिया काम की जिम्मेदारी इन दोनों को ही सौंपा करते थे। इन दोनों के जाने के बाद यावर बख्त के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट फैलती चली गई। तुम्हारा रचाया हुआ खेल आज मैंने तुम्हारे साथ ही खत्म कर डाला है महमूद बेग। यावर बख्त अपनी जगह से उठते हुए तसव्वुर में महमूद बेग से मुखातिब हुए। तुमने मेरी जिंदगी का चैन और सुकून खत्म कर डाला। मुझसे मेरा हर रिश्ता छीन लिया। मेरे बाप का वकार मेरे सामने मजरू किया। मेरा हर रिश्ते से एतबार खत्म कर डाला। उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि नफरत का जहर अभी भी उनके वजूद को डस रहा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था महमूद बेग? मेरे बाप की गलती की सजा तुम मुझे देते चले गए। मेरे शब्बो रोज को धोखे की परत में लपेट कर मेरी नसों में गंदगी उतारते चले गए। मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाने वाले शैतान, तुम्हें आज मैंने जहन्नम वासिल कर डाला। उनके चेहरे पर जहर खुंद मुस्कुराहट फैल गई। हाँ सज्जल, तुम बहुत खुशकिस्मत थी। तुमने यावर बख्त की मोहब्बत की इंतहा देखी। यावर बख्त तुम्हारी खातिर दुनिया से लड़ गया और तुम मुझे बर्बाद करती रही। मेरे जात को खोखला करती चली गई। उनके लहजे में उस पल क्या नहीं था? गमो, गुस्सा, पछतावा, दुख, अफसोस। जो कुछ वो उस वक्त महसूस कर रहे थे वो नाकाबिले बयान था। मगर तुम
इस काबिल नहीं बन सकी कि कोई तुम्हें इज्जत दे, मोहब्बत दे। तुम इंतहाई पस्ती में गिरी हुई, कीचड़ में लतरी हुई औरत थी, और तुम्हारे किरदार की गंदगी ने मेरी जिंदगी को तापुन ज़दा बदबूदार कर डाला था। तुम इसी मौत की हकदार थी जो तुम्हें मिली। सज्जल का तसव्वुर उनके लहजे में नफरत और हकारत भर गया। तुम दोनों इंसानियत के नाम पर एक गंदा धब्बा थे। तुम दोनों का नामो निशान मिटाकर आज मेरे दिल में सुकून भर चुका है। आज की रात मैं एक पुरसुकून नींद सोने वाला हूँ। यावर वक्त के पोर पोर से इत्मीनान झलक रहा था। वो बड़े मुत्तमिन से अंदाज में खुद कलामी करते हुए बलाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे, मगर महमूद बेग और सज्जल को लानतों मलामत करते हुए वो ये भूल चुके थे कि जिस कीचड़ की वो बात कर रहे हैं, इस गंदगी में खुद उनका वजूद भी लितर चुका है। अल्फाज के झूठे बंधन में, अगरास के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसी का होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं। एक बार निगाहों में बस के फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क और मोहब्बत, महरो वफा, सब रस्मी रस्मी बातें हैं। हर शख्स खुदी की मस्ती में बस अपनी खातिर जीता है। आय हाय, बच्चा भूख के मारे कब से बिलक बिलक कर रोए जा रहा है। ना जाने ये सज्जल कहाँ चली गई। दिन से रात होने को आई है, मगर इस औरत के घर की सफाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चा कब से रोए जा रहा है। रक्षंदा उसे मुसलसल गोद में लिए बहलाते हुए आंगन में टहल रही थी। बिला आखिर झंझला उठी। ए सरैया, दरवाजा लगाना, मैं जरा पड़ोसियों की खबर लेकर आती हूँ। रक्षंदा ने अपनी बड़ी बेटी को आवाज लगा कर कहा, और बच्चे को चुप करवाते हुए घर से बाहर निकल गई। अरे चुप कर जा मेरे बच्चे, लेकर जा रही हूँ तुझे तेरी माँ के पास। वो बच्चे को पचकारते हुए सज्जल के घर की जानिब बढ़ने लगी। बड़ी अजीब माँ है तेरी, तुझे मेरे पास छोड़कर भूल ही गई। मगर तू ना रो, मैं ले आई तुझे तेरे घर। हाँ। रक्षंदा सज्जल के घर के दरवाजे पर खड़ी दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि दरवाजा खुला देखकर चौंक उठी। हाय, दरवाजा तो खुला छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। रक्षंदा ठिठकते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। हाय अल्लाह, यहाँ तो अजब वीरानी फैली हुई है। वो सेहन में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बुड़बुड़ाई। अम्मा, अम्मा, अब्बा को बड़े जोरों की भूख लगी है, तुझे अब्बा बुला रहा है। सुरैया अचानक उसके पीछे घर में दाखिल होकर बोली। ए सुरैया, अपने अब्बा को बोल आ रही हूँ मैं। उस बच्चे को तो इसकी माँ को दे आऊं। रक्षंदा झंझला कर बोली और तेज कदमों से अंदर की जानिब भाग गई। राहदारी में दाखिल होते ही उसकी चीख निकल गई। सामने सज्जल खून में लथपथ पड़ी थी। हाय अम्मा, ये तो सज्जल बाजी है। हाय, किसी ने मार डाला इनको। सरैया घबराहट के आलम में बोली। ए सरैया, चल जल्दी कर, अपने अब्बा को बुला, मुझे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर, इस घर में तो कत्ल हुआ है। वो दोनों माँ बेटी उल्टे कदमों घर से भागी। सुरैया भागकर मोहल्ले वालों के घर खटखटाने लगी, जबकि रक्षंदा उस घर का दरवाजा बंद करके गली में बच्चे को लिए खड़ी चीखों पुकार करने लगी। हाय लोगों, हमारे मोहल्ले में वारदात हो गई और हम सब बेखबरी के आलम में अपने घरों में सोए पड़े रहे। हाय जल्दी आओ, जरा देखो तो सही क्या कयामत बीती है इन बेचारों के घर। रक्षंदा के दरवाजा पीटने और सुरैया के चीखों पुकार करने से पल भर में मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे क्या हुआ रक्षंदा बहन, क्यों इतना वावेला मचा रही हो? वो लोग परेशानी से देखते हुए सवाल करने लगे। अरे भाई, कयामत टूट पड़ी है, आओ जरा देखो, इस घर में वारदात हुई है। इस मासूम बच्चे की माँ खून में नहाई पड़ी है। रक्षंदा ने कलेजा पीटते हुए कहा। हाय, ये क्या कह रही हो बहन, खून में लथपथ पड़ी है? सारे लोग चौंकते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हाँ हाँ, यकीन नहीं आता तो खुद चल कर देख लो अंदर। रक्षंदा ने सुरैया को इशारा किया। वो झट से आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही रक्षंदा एक मजमा लिए अंदर दाखिल हुई। दूसरी तरफ वो तीनों भी चोरी शुदा सामान उठाए राहदारी से निकलकर शहर में दाखिल हुए ही थे कि सामने मौजूद
गम में गफीर को देखकर बुनचाह से रह गए। हाय, ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? रक्षंदा के शौहर ने आगे बढ़कर करख्त लहजे में कहा। हाय कमबख्तो, तुम तीनों ने चोरी करते हुए इन दोनों मियाँ बीवी को मार डाला। रक्षंदा गराते हुए आगे बढ़ी। मोहल्ले के तमाम लोग ये मंजर हक्का बक्का से खड़े देख रहे थे। नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। इन तीनों के कदम ही नहीं, जुबान भी लड़खड़ा गई। मोहल्ले के कुछ लोग आगे बढ़कर राहदारी में दाखिल हुए। यहाँ लाश है। अगले ही लम्हे एक शोर शराबा सा मच गया। एक नहीं, 2 लाशें हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह मोहल्ले भर में फैल गई। इन तीनों को गर्दन से दबोच कर खूब मारा पीटा गया। ये देखो, इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। ये औरत जिंदा है। इनमें से एक औरत ने सज्जल को झुककर बकौर देखते हुए कहा। क्या वाकई? कई औरतें इस औरत की बात की तस्दीक के लिए झुककर सज्जल की सांसें चेक करने लगी। हाँ, ये जिंदा है, ये औरत जिंदा है। उनकी तस्दीक करते ही मजमे में सनसनी सी फैल गई। औरत जिंदा है तो फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नौजायदा बच्चा है, नन्ही जान का मामला है। उसकी माँ को हर हाल में बचाना चाहिए। मोहल्ले वालों के बाहम मशवरे के बाद बिना ताखीर के सज्जल को हॉस्पिटल ले गए। तुझे मैंने कहा था ना कि जल्दी निकल यहाँ से, वरना मारा जाएगा। मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाकर इन तीनों को उनके हवाले कर डाला था। ये सब तेरी वजह से हुआ है। पुलिस की गाड़ी में बैठे वो तीनों अब एक दूसरे को लानत मलामत कर रहे थे। इस बात से अब तक अनजान थे कि उन्हें इस हाल तक उनके लालच, उनके हवस ने पहुंचाया था। मगर वो समझ नहीं पाए कि जिंदगी सबक सिखाए बगैर इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, हत्ता के 100 मर्तबा भी जब तक बंदा सीखेगा नहीं, घूम फिर कर उसी मुकाम पर आ खड़ा होगा। जब तक सबक नहीं सीख जाता, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी ऐसे ही सख्त गिर उस्ताद है। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? आप दादा को कैसे अपनी खुशियों का कातिल करार दे सकती हैं? फारिया कब दरवाजे पर आ खड़ी हुई, इन दोनों को खबर ही ना हो सकी। उसकी हैरत में डूबी आवाज सुनकर कमर जहां और सबीहा बेगम ने बुरी तरह चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। फारिया, ये क्या कह रही हो तुम? यावर बख्त तुम्हारे दादा थे? कमर जहां हैरत ज़दा सी रह गई। उसकी दिलावर से शादी पिछले साल ही हुई थी और ज्यादातर मुल्क से बाहर होने के बायस वो उन सब के साथ ज्यादा वक्त गुजार भी नहीं पाई थी। इसी वजह से बख्त महल के इसरारो रमूज से अब तक उसकी वाकफियत बेहद मुख्तसर थी। हालांकि उसने बलाई राहदारी में एक दीवार की तस्वीर भी देखी थी, जिस पर नाम के साथ साथ तारीख पैदाइश और तारीख वफात भी दर्ज थी। मगर एक बार का पढ़ा हुआ नाम भला कितने दिन तक याद रहता है? अगर आम घरानों की तरह बख्त महल में भी अपने अब्बाओ अजदाद बुजुर्गों का जिक्र हस्बे मामूल होता, तो ये नाम कमर जहां के जहन से यूं महव ना होता। जो फारिया के जिक्र करने पर एक झमाके की सूरत जहन में कूंदा था। यावर बख्त, मेरे दादा का नाम है कमर। क्या आपने बाहर कॉरिडोर में उनकी तस्वीर नहीं देख रखी? फारिया ने तेज लहजे में उसे जताकर जवाब दिया। कमर जहां उसके लहजे में ऊद आई नागवारी भांप कर खामोश सी हो गई। फारिया एक बार फिर सबीहा बेगम की जानिब मुतवज्जा हुई। आप दादा को कैसे नाग कह सकती हैं, जबकि मैं जानती हूँ दादा आपसे कितनी मोहब्बत किया करते थे। अपनी जिंदगी में इस घर में आपका मुकाम उन्होंने हमेशा बुलंद रखा था, फिर आप कैसे आज उन्हें बुरा गर्दान रही हैं? फारिया ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। उसकी बेयकीन निगाहें सबीहा बेगम के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर जमी हुई थी। सबीहा बेगम ने उसे मुतरन्नम निगाहों से देखा। आप पर जान छिड़कते थे दादा, और आप उन्हें हम सब के सामने रुसवा कर रही हैं। फारिया शदीद दुख में मुब्तला थी। पहले बाप का ये दिल दुखा देने वाला रवैया और अब दादा के हवाले से कही गई मनफी बातें उसे शदीद ज़हनी तौर पर धचका पहुंचा गई थी। इस खानदान में एक ही तो मर्द था जो रिश्तों की इज्जत करता था, मोहब्बत करता था, जिसमें कोई खुद गर्जी ना थी, जो अपने खानदान के साथ मुखलिस था, जो इतना बावकार था कि उस पर गरूर किया जाए। और आप उसे हमारी नज़रों में गिरा रही हैं। वो आपकी कितनी इज्जत किया करते थे और आप उन्हें अपनी खुशियों का कातिल कह रही हैं।
फारिया अजब हिजियानी कैफियत में मुब्तला थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, लहजा गुस्ताख था और अंदाज जनूनी। वो सबीहा बेगम को सामने आ बैठी सवाल पर सवाल करती चली गई। सबीहा बेगम खामोशी से उसे उसके अंदाज को देखती चली गई। तुम कुछ नहीं जानती फारिया, बेहतर है कि तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ। सबीहा बेगम उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोली। उनके सपाट चेहरे पर ना कोई हुज़न था ना मलाल, वहाँ सिर्फ सकूत छाया हुआ था। एक ऐसा सकूत जो तूफान के आने से कबल चार तरफ फैला होता है। कमर जहां को फारिया की आंखों की सुर्खी और सबीहा बेगम के लहजे की सख्ती से खौफ महसूस होने लगा। और सिर्फ यही नहीं, उसे तो अब इस घर की दरो दीवार से भी डर लगने लगा था। ना जाने इस घर के दरो दीवार ने क्या कुछ ना देखा था, क्या कुछ ना सहा था। ना जाने इस घर के मकीन कौन थे, किसके किरदार थे, कितने सया अमाल थे। उनके किए की बदबख्ती का अताब आज तक उनकी नस्लें भुगत रही थी। अगर मैं कुछ नहीं जानती दादी, तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि क्या आफत टूटी थी इस बख्त महल में। क्यों इस घर के बुजुर्गों का जिक्र तो दूर, उनका नाम तक नहीं लिया जाता। इस घर का गुजरा हुआ हर शख्स असेब की तरह इस घर के दरो दीवार से झांकता है। और इस बंद कमरे में क्या राज छुपा रखा है? कौन है वो औरत जिसकी तस्वीर आज भी इस कमरे में बंद है? फारिया सवाल पर सवाल किए जा रही थी, इस बात से कतई नजर कि उसका किया गया हर सवाल सबीहा बेगम के मजाज पर इंतहाई गिरा गुजर रहा था। वो लब भींचे इंतहाई तैश के आलम में उसे घूर रही थी। फारिया प्लीज आराम से, इतना हाइपर ना हो गुड़िया। बीजी की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें जो भी बात कहनी है इत्मीनान से कहो। कमर जहां सबीहा बेगम के चेहरे के बिगड़े जाविये भांप चुकी थी, तब ही फारिया का हाथ थाम कर उसको समझाने की कोशिश करने लगी, मगर वो आपे से बाहर होते हुए चीख पड़ी। नहीं कमर जहां, तुम बीच में मत बोलो। आज मैं दादी से पूछ कर ही रहूंगी कि हकीकत क्या है। मेरे बाप इतना पुरइसरार क्यों है, और सबसे भरकर कि उन्होंने मेरे फरिश्ता सिफ्त दादा को शैतान क्यों कहा। क्यों मेरे दादा के लिए उनके दिल में नफरत पिनप रही है। फारिया ने बदलिहाजी से कमर जहां का हाथ झटक डाला। बस करो फारिया, तुम जानना चाहती हो तुम्हारे दादा की हकीकत क्या है? कातिल है वो, कातिल। सिर्फ मेरी खुशियों का ही नहीं, मासूम जानों का कातिल। तुम्हारी नजर में वो रिश्तों के बेहद कदरदान होंगे, मगर हकीकत ये है कि उन्होंने हर रिश्ते का खून काट डाला है। सबीहा बेगम इस बार बिफड़े हुए अंदाज में चिल्ला उठी। फारिया और कमर जहां फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। यावर बख्त और दिलावर बख्त में कोई फर्क नहीं है फारिया, बल्कि इस खानदान का हर मर्द वहशी दरिंदा साबित हुआ। कोई एक फर्द भी ऐसा ना था जिसकी मर्दानगी पर फख्र हो। इस खानदान के हर मर्द पर बद्दुआ है, ऐसी बद्दुआ जो हम सब की खुशियों को खा जाती है, जो हमारे सिरों पर बदनसीबी बनकर मंडला रही है। सबीहा बेगम तैश के आलम में बोलती चली गई। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे दादा ऐसे नहीं थे, मेरे दादा कातिल नहीं हो सकते। फारिया बेयकीनी से उन्हें देखते हुए इनकारी अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। कहा था ना, घड़े मुर्दे मत उखाड़ो। खुश नसीब हो जो आगही के अजाब से बची हुई हो, मगर तुम लोगों को भी अपनी जिंदगी से सुकून गारत करने का शौक उठा था। माजी में क्या बीता था जानना चाहती थी ना, तो अब जानो। अब की बार सबीहा बेगम ने फारिया को झंझोड़ डाला था। बीजी, ये सब क्या है? फारिया यावर बख्त को दादा कह रही हैं, और आपने मुझे अपने शोहर का नाम आसिम बताया। आखिर हकीकत क्या है बीजी? कमर जहां उनकी बातों से तज़बज़ब का शिकार होते हुए बोली। उसकी बात पर सबीहा बेगम के चेहरे पर शिकस्तगी सी फैल गई। उनके चेहरे की रंगत जर्दी माइल हो गई। तुम लोगों ने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? सबीहा बेगम ने कुछ लम्हे के तवक्कुफ के बाद सवाल किया। बटरफ्लाई इफेक्ट वो क्या होता है? कमर और फारिया ने हैरानगी से एक दूसरे को देखते हुए सवाल किया। मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर दुनिया के किसी कोने में तितली पर हिलाती है तो दूसरे कोने में सुनामी आ जाता है।
समझो माजी में भी किसी तितली के पर हिले थे और हम सब की जिंदगियां आज तक सुनामी की जद में हैं। सबीहा बेगम की बात पर कमर और फारिया के चेहरे पर उलझन के तासुरात फैलते चले गए। मेरा इश्क हो, तेरी जात हो, फिर हुस्ने इश्क की बात हो। कभी मैं मिलूं, कभी तू मिले, कभी हम मिले मुलाकात हो। कभी तुम हो चुप, कभी मैं हूँ चुप, कभी दोनों हम चुपचाप हों। कभी गुफ्तगू, कभी तज़करे, कोई जिक्र हो, कोई बात हो। कभी वसल हो तो वो दिन को हो, कभी हिजर हो तो वो रात हो। कभी मैं तेरा, कभी तू मेरा, कभी एक दूजे के हम रहें। कभी साथ में, कभी साथ तू, कभी एक दूजे के साथ हों। कभी सोहबतें, कभी रंजिशें, कभी दूरियां, कभी कुर्बतें, कभी उल्फतें, कभी नफरतें। कभी जीत हो, कभी हार हो। कभी फूल हो, कभी धूल हो, कभी भूल हो, ना नशेब हो, ना फराज हो, ना नसाब हो, ना ही जात हो। ना जमी कोई, ना फलक कोई, ना वजूद हो, ना ही जात हो। सिर्फ इश्क हो, तेरा इश्क हो और मेरी जात हो। वो दोनों झील किनारे बैठे थे। सरसब्ज दरख्तों के झुंड के अकब से चांद अपनी छिप दिखलाता था। 14वीं का चांद और उसका अफसू झील की सहर खेजी में मजीद इजाफा किए दे रहा था। मारियाना के लबों पर चुप का पहरा था। वो यकटक झील की धमकती सतह पर चांद के अक्स के देख रही थी, जो मुकम्मल था और अपने चार इतराफ रोशनी बखेड़े हुए था। उसकी आंखें सहर ज़दा सी थी। वो इस सहर अगी मंजर में इस कदर महव थी कि अकब से आती कदमों की चाप भी ना सुन सकी। उसे इस कदर बेखबर पाकर उसने धीरे से उसके शाने पर हाथ धर कर पुकारा था, मारियाना। मध्यम सी पुकार पर उसने चौंकते हुए पलट कर देखा। अरसल उसके अकब में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओ अरसल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मारियाना के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही थी। अरसल भी उसके बराबर बैठते हुए बोला। जानते थे, फिर भी आने में इतनी देर कर डाली। मारियाना खफा हुई। जानबूझकर नहीं ताखीर की। मैं तुम्हें कभी इंतजार करवा सकता हूँ, अरसल ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। लेकिन करवाया तो है ना इतना इंतजार, वो नरूठेपन से बोली। मैं तुम्हारे लिए बरसों इंतजार कर सकता हूँ, मगर ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें लम्हे भर के लिए भी इंतजार करवाऊं। अरसल ने उसका हाथ होले से थामते हुए मोहब्बत से सरशार लहजे में कहा। मारियाना का अभी उससे रूठकर मजीद सताने का इरादा था, मगर अरसल की बात पर वो अपना इरादा तर्क कर गई। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें और सताऊं, मगर तुम इतनी सच्चाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो कि मेरे सारे इरादे खाक हो जाते हैं। मारियाना होले से मुस्कुरा उठी। अच्छा, और क्या क्या इरादे हैं जनाब के। अरसल भी मुस्कुरा उठा। बहुत कुछ। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी संगत में मैं अपने हर अरमान पूरे कर लूं। हर ख्वाब जो मैं बचपन से आज तक देख रखे हैं वो सारे पूरे कर जाऊं। मारियाना आंखें मूंदे एक जज़ब के आलम में कह रही थी। और मेरा भी यही दिल चाहता है अपनी जिंदगी का अब हर पल तुम्हारी रफाकत में बिताकर हसीन बना लूं। पता है मारियाना, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर जिंदगी को जीने की उमंग पैदा हो गई है, वरना इससे कबल तो मैं बस इस जिंदगी को गुजार रहा था। वो उसके चेहरे को मबहूत निगाहों से तकते हुए कह रहा था। एक बात पूछूं मारियाना, अरसल ने उसके चेहरे को तकते तकते यकदम पूछ डाला। हाँ पूछो ना। मारियाना ने आंखें खोलकर अरसल को देखा। वो उसे यकटक देखे जा रहा था। मारियाना के चेहरे पर चांदनी महव रक्स थी। अरसल को इस पल वो चांदी की नाजुक सी गुड़िया महसूस हुई। जब बाबा जानी ने मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो उस पल तुम्हें कैसा महसूस हुआ? क्या तुम्हारा दिल उस पल तुम्हारे इख्तियार में था? अरसल मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मारियाना उसकी बात पर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने क्या कोई कॉमेडी की है? वो नाराज हुआ। तुमने कोई कॉमेडी नहीं की अरसल, मगर बात है ही बहुत मजे की। तुम सुनोगे तो तुम भी हंस पड़ोगे। मारियाना उसकी नाराजगी के पेशे नजर अजलत में बोली। अलबत्ता उसकी मध्यम सी हंसी अब भी उसके लबों पर ठहरी हुई थी। अच्छा फिर मुझे भी बताओ,
क्या थी वो बात? अरसल ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए सवाल किया। हमाद हमाद ने मुझे बताया था कि जब मैं तुमसे मिलूं तो शर्मा कर मिलूं, और उसने मुझे तुमसे शर्माने के सारे तरीके भी बताए थे। मारियाना अब मुकम्मल तौर पर अरसल की जानिब मुतवज्जा थी। वाकई हमाद ने तुमसे ये कहा? अच्छा बताओ, फिर वो कौन से तरीके थे शर्माने के तुम्हें बताए गए? अरसल को भी हंसी आ गई। वो धीरे से हंसते हुए दरियाफ्त करने लगा। हमाद ने मुझे बताया था कि जब मैं तुमसे मिलूं और तुम कोई बात करो तो मैं यूं चेहरा छुपा कर तुम्हें देखूं, खिलखिला कर हंसते हुए भाग जाऊं। मारियाना बकायदा चेहरा छुपा कर शर्माने की अदाकारी करते हुए उसे बताने लगी। उसकी मध्यम सी हंसी उस पर फसू मंजर की फिजाओं में घुलने लगी। झील के ठहरे हुए पानी में एक इर्ताश सा उभरा मछलियों का एक झुंड था, जो गालबन मारियाना की हंसी को सुनने की गर्ज से झील की ऊपरी सतह पर आ पहुंचा था, और फिर उस परी चेहरे का दीदार करके वापस झील की अथाह गहराइयों में जा छुपा। तुम अगर यूं मेरे सामने शर्माती और फिर मुझसे भागने की कोशिश करती तो क्या तुम्हें मैं भागने देता? अरसल उसे बेखुदी से आलम में तकते हुए बोला। मारियाना उसकी बात सुनकर यकलख्त झींप सी गई। उसे शर्माना नहीं आता था, मगर उस पल उसके चेहरे पर कोसों कज़ा के रंग नुमाया थे। उसकी निगाहें एकदम झुक सी गई, चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो मंजर अरसल के दिल को इस कदर छू गया कि उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और मिनट के 1000वें हिस्से में अपने कैमरे के हाफजे में मारियाना की शर्माने की इस खूबसूरत अदा को कैद कर लिया। उसकी इस हरकत पर मारियाना ने उसे चौंक कर देखा। अरसल, तुमने मेरी तस्वीर खींची? मारियाना ने हैरानगी से कहा। हाँ, और वीडियो भी बना रहा हूँ। तुम नहीं जानती तुम इस पल कितनी हसीन लग रही हो, और मैं ये मसहूर कुन पल हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हूँ। वो जज़ब के आलम में कहते हुए वीडियो बना रहा था। अरसल, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मारियाना को उसकी बात पर बेतहाशा हंसी आई। वो लबों पर हाथ रखे हंसती चली गई। तुम्हें पता है ये पल मुझे कैसे महसूस हो रहे हैं? अरसल ने उसकी एक एक अदा को कैमरे में महफूज करते हुए पूछा। कैसे महसूस हो रहे हैं? मारियाना ने उसे दिलचस्पी से देखकर सवाल किया। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं झील सैफुल मलूक के किनारे बैठा हूँ, और इस झील पर रक्स करती परियों के झुंड से निकलकर उनकी परियों की रानी मेरे पास आ बैठी है। मारियाना, तुम जानती हो वो झील भी तुम्हारी तरह है, बिल्कुल चांदनी की तरह धमकती हुई। अरसल गंभीर लहजे में कह रहा था। उसके लहजे का सहर था जो मारियाना मरऊब सी हो उठ। अरसल, मैं इस झील पर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मारियाना। मैं तुम्हें शादी के बाद सबसे पहले झील सैफुल मलूक लेकर जाऊंगा, और हम चांदनी रात में इस झील पर कैंपिंग भी करेंगे। अरसल उससे वादा करते हुए बोला। ओ अरसल, वो पल कितना सहर अंगेज होगा, कितना हसीन होगा। मुझे इस पल का शिद्दत से इंतजार है, मारियाना ख्वाबिदा लहजे में कहने लगी। मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतजार है मारियाना। अरसल ने उसके चेहरे का क्लोजअप लेकर कैमरा बंद करते हुए कहा। वो अब उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मारियाना की आंखों से नलगून रोशनी मुनक्कस होते हुए अरसल के चेहरे पर फैलने लगी। अरसल ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। मारियाना ने उसके मजबूत हाथ पर अपना नाजुक सा हाथ होले से धर दिया। वो मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट का साथ उसकी आंखें भी दे रही थी।